वेलकम बैक टू विविड स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस, जिसमें सब्जेक्ट है मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें हम देखेंगे यूनिट 4 टॉपिक 2 हायर परचेस। हायर परचेस मतलब फाइनेंस या फिर ईएमआई। ठीक, चलिए इसको देख लेते हैं क्या है ये। हायर परचेज क्या है? हायर परचेज का आशय एक ऐसे लेन देन से है जहां आप वस्तुएं खरीदते हैं और इंस्टॉलमेंट में भुगतान करते हैं। मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी ईएमआई पर या फिर आपने फाइनेंस करा लिया और इसका मंथली इंस्टॉलमेंट आप पे करते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट क्या करते हैं? पे करते हैं। इसी को क्या कहते हैं हम? हायर परचेज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हायर परचेज। जिसमें पहला पॉइंट है इमीडिएट पोजेसन। वस्तु का पोजेसन बायर को तुरंत मिल जाता है। जब आप किसी वस्तु का ईएमआई कराते हैं तो आपको तुरंत क्या मिल जाता है? उसका हैंडओवर मिल जाता है। आपको तुरंत उस चीज़ को चलाने के लिए मिल जाता है। जैसे कि आपने कार खरीदी ईएमआई पर, तो आप उसे क्या कर सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, आप उसे ड्राइव कर सकते हैं। फिर आता है डिलेड ऑनरशिप। वस्तु का वास्तविक ऑनरशिप सेलर वेंडर के पास तब तक रहता है जब तक कि अंतिम किस्त का भुगतान न कर दिया जाए। बायर अंतिम किस्त चुकाने के बाद ही मालिक बनता है। मान लीजिए आपने 10 लाख की क्या खरीदी थी? कार खरीदी थी। ईएमआई बना था 5 साल के लिए। ईएमआई क्या बना था? 5 साल के लिए। अभी 5 साल के लिए ईएमआई बना है, आपने 10 लाख की कार खरीदी है। ठीक, ये कौन ऑनर रहेगा? जो सेलर है। कब तक रहेगा? 5 साल तक। और 5 साल के अंदर जैसे 5वें साल के आखिरी महीने की आप ईएमआई चुकाएंगे, उसके अगले महीने आप क्या बन जाएंगे? ऑनर बन जाएंगे। ऑनर बन जाएंगे। फिर उसके बाद ये सेलर का कोई लेना देना नहीं होगा इसमें। ठीक, तो ये होता है ऑनरशिप। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट के नियम। यदि किसी किस्त का भुगतान रोक दिया जाए, डिफ़ॉल्ट, तो सेलर सामान वापस कब्जे में ले सकता है। तब तक दी गई सभी किस्तों की राशि केवल हायर चार्ज मान लिया जाता है। मान लीजिए आपने 10 लाख की कार खरीदी। ठीक, आपने 1 साल तक ईएमआई चुकाई। आपने 1 साल तक ईएमआई चुकाई। उसके बाद आप ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो। ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जब आप ईएमआई पे नहीं कर पाते हो तो जहाँ से आपने ख़रीदा था सेलर से, वो क्या करता है? आपके सामान पर कब्जा कर लेता है। आपके सामान पर क्या कर लेता है? कब्जा कर लेता है। और जो आप 1 साल तक ईएमआई चुका रहे थे, इसको क्या समझ लेता है? उस सामान का रेंट समझ लेता है। ठीक, कि आपने 1 साल तक इसका ईएमआई चुकाया, उसके अगले साल आप उसे पे नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसे क्या समझूंगा? ईएमआई समझ रेंट समझ लूँगा कि आपने इस कार को 1 साल तक चलाया तो इसका रेंट है। तो फिर इसके बाद क्या होता है? आपको यहाँ पर जब आप ईएमआई पे नहीं कर पाते तो डिफ़ॉल्ट घोषित कर दिया जाता है। इस व्यक्ति को दोबारा नहीं मिलेगा कोई भी ईएमआई पर। साथ में सिविल स्कोर भी आपका 300 हो जाता है। यहाँ पर सिविल स्कोर जब 300 हो जाएगा तो आपको कहीं भी लोन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं इंस्टॉलमेंट में क्या शामिल होता है। प्रत्येक किस्त में प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट भी शामिल हो है। सेलर आमतौर पर फ्लैट रेट से ब्याज लेता है। मान लीजिए आपका 25,000 प्रिंसिपल है, सॉरी
25,000 EMI है, ठीक। इसमें से 18,000 प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक। 7,000 आपका इंटरेस्ट जाता है। आपने जब EMI कराई होगी, ठीक है, तो सेलर किसी कंपनी को रिकमेंड किया होगा कि हमारे पास बजाज फाइनेंस भी है और दुनिया भर में तरह तरह की कंपनी भी है, ठीक। तो जो बजाज फाइनेंस है आपको क्या दिया होगा, लोन दिया होगा, ठीक। तो जब आप प्रिंसिपल अमाउंट देते हैं और इंटरेस्ट भी देते हैं तो सेलर भी इसमें इंक्लूड रहता है, और जहाँ जो कंपनी आपको लोन देती है उसका भी कुछ इसमें मतलब पैसा क्या रहता है, ऐड रहता है, ठीक है। 30-25 हज़ार में कुछ सेलर का भी ऐड रहता है और जो कंपनी लोन देती है उसका भी कुछ इंटरेस्ट इसमें जुड़ा हुआ रहता है। आगे चलते हैं। बायर, हायरर के अधिकार। हायर परचेस एक्ट 1972 के तहत बायर को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं, खरीदने वाले को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। राइट टू टर्मिनेट, बायर ऑनरशिप ट्रांसफ़र होने से पहले किसी भी समय एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सकता है और सामान वापस कर सकता है। मान लो कोई एक व्यक्ति है जिसने 10 लाख की कार खरीदी, 1 साल तक उसने EMI चुकाई, ठीक। सेकेंड ईयर में वह EMI नहीं दे पा रहा है, तो जो व्यक्ति कार फाइनेंस कराया था वो ऑनरशिप मतलब उसके पास जाकर, जहाँ उसने ख़रीदा था सेलर के पास जाकर इसको क्या कर सकता है, क्लोज भी करवा सकता है। इसको क्या कर सकता है, क्लोज भी करवा सकता है। राइट टू टर्मिनेट यह किसके ऊपर रहता है, जो व्यक्ति फाइनेंस कराता है, जो व्यक्ति EMI कराता है, ठीक। अब देख लेते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट सडन रिपोजेशन। सेलर बिना लिखित नोटिस दिए अचानक से सामान वापस नहीं ले जा सकता। जैसे कि आपने बाइक खरीदी, ठीक, EMI पर, और लगातार आप EMI पे नहीं कर पा रहे, तो क्या सेलर आपके घर आके तुरंत उठा के लेके जाएगा? नहीं। प्रोटेक्शन अगेंस्ट सडन रिपोजेशन, सेलर क्या करेगा, आपको नोटिस भेजेगा। जब नोटिस भेजेगा फिर 1 महीने का टाइम देगा, उसके बाद ही आपका सामान उठाकर लेकर जाएगा, ठीक है। तो जो खरीदार होता है उसके लिए ये प्रोटेक्शन बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं कोर्ट प्रोटेक्शन। मोटर व्हीकल की दशा में यदि कीमत 15,000 रुपये से अधिक है और 3/4 मूल्य चुका दिया है तो सेलर को सामान वापस लेने के लिए कोर्ट की मंजूरी लेनी होगी। मान लीजिए आपने 10 लाख की कार EMI पर ली, ठीक। तो यहाँ पर 15,000 से तो ऊपर है 10 लाख, ठीक। आपने 10 लाख की क्या ली, कार, ठीक। और आपने इसमें 7.5 लाख चुका दिया है, 7.5 लाख EMI के थ्रू चुका दिया है। तो क्या सेलर, और उसके बाद आप चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है, आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो आप नहीं दे पा रहे हैं, ठीक। तो कोर्ट प्रोटेक्शन क्या बोलता है कि इसने 50% से ज़्यादा क्या कर लिया है, EMI से चुका दिया है। तो जो सेलर होगा वो सामान वापस लेने के लिए कोर्ट की परमिशन लेकर आएगा, तब जाके ये सामान वापस ले जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। केवल 1 रुपये का भुगतान करके बायर सेलर से एक लिखित स्टेटमेंट प्राप्त कर सकता है जिसमें चुकाई गई राशि, अनपेड राशि और भविष्य की किस्तों पर पूरी जानकारी हो। यहाँ पर ऐसा होता है जैसे कि हमने अभी देखा कि 10 लाख की कार थी, ठीक, आपने 7.5 लाख चुका दिया EMI के थ्रू और आपको हो गए हैं 3 साल चुकाते हुए, ठीक। और आपको याद नहीं है कि मैंने कितना इंस्टॉलमेंट चुका दिया और कितना बचा हुआ है, 10 लाख में कितना बचा हुआ है, कितना चुका दिया है, ये पता नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं,
केवल 1 रुपये का भुगतान करके बायर सेलर से लिखित स्टेटमेंट मंगा सकता है और उसने कितना भुगतान कर दिया है और कितना बचा है वो सब देख सकता है उसी स्टेटमेंट में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन कैसे करें। हायर परचेज में इंस्टॉलमेंट की राशि निकालने के लिए प्रिंसिपल कॉस्ट ऑफ द एसेट में टोटल इंटरेस्ट जोड़कर उसे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए 1,00,000 रुपए की एक स्पोर्ट बाइक हायर परचेज मतलब फाइनेंस या फिर ईएमआई, आपने ईएमआई कराई, ठीक, और लेते हैं डीलर 15% पर एनम फ्लैट रेट से 5 साल के लिए इंटरेस्ट लगाता है। तो इसको कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। टोटल इंटरेस्ट, आपने 1,00,000 की क्या खरीदी, बाइक खरीदी, जो सेलर है वो 15% पर एनम, ठीक है, साल का 15% लेता है और वो कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, तो हो जाते हैं कितने, 75,000 रुपये। तो 1,00,000 प्लस 75,000 मतलब आपने 1,00,000 की बाइक ली है ईएमआई पर, आपको 15% के हिसाब से 5 साल तक के लिए 1,75,000 रुपये देने पड़ेंगे। 5 साल तक आपको ईएमआई के थ्रू 1,75,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब ईयरली स्टेटमेंट देख लेते हैं। ईयरली स्टेटमेंट इस प्रकार निकालते हैं, 1,00,000 आपने 1,00,000 की बाइक खरीदी, पूरे 5 साल में आपको 75 रुपये और देने हैं, मतलब 1,75,000, 75 रुपये नहीं सॉरी 75,000, ठीक। 5 साल में हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा 35,000, मतलब आपको 1 साल में 35,000 रुपये देने हैं, ठीक। अब इसी को हम डिवाइड कर देते हैं 12 मंथ से, हम 1 साल का निकाल लेते हैं कि महीने का किस्त कितना बनेगा। तो इसमें आएगा 2,916 रुपये पर मंथ। तो ऐसे कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। लीजिंग वर्सेस हायर परचेस। लीजिंग और हायर परचेस में क्या अंतर है। लीजिंग मतलब रेंट पर, हायर परचेस मतलब ईएमआई पर, ठीक। दोनों फिक्स एसेट के फाइनेंशियल के स्रोत हैं, लेकिन इनमें बड़े अंतर हैं। किराए पर लेना और ईएमआई कराना दोनों में बहुत अंतर है, ठीक। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है और आपको अपने कर्मचारियों के आने जाने के लिए कार की आवश्यकता है। आपके पास 5 साल के लिए लीजिंग पर लेने का और हायर परचेस करने मतलब ईएमआई पर लेने का विकल्प है। आपके पास 2 ऑप्शन है, लीजिंग और हायर। अगर आप किराए पर लेते हैं तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, अगर आप ईएमआई पर लेते हैं तो क्या प्रॉफिट होगा। तो एक कंपनी की ओर से ये समझते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑनरशिप किसकी रहेगी, इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। अगर आप रेंट पर लेते हैं, अगर आप कोई चीज़ रेंट पर लेते हैं तो ऑनरशिप किसकी रहेगी, को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। 5 साल बाद कार लीज कंपनी को वापस चली जाएगी। मान लो आपने 10 लाख की कार रेंट पर लिया, ठीक है। 10 लाख की कार रेंट पर लिया 5 साल के लिए, ठीक है। 5 साल के लिए आपने ले लिया, तो जैसे ही 5 साल कंप्लीट होगा तो जो लीज कंपनी है ये अपनी कार को वापस ले जाएगी, ठीक है। अपनी कार को क्या करेगी, वापस ले जाएगी, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। और ऑनरशिप जो है वो लीज कंपनी के पास रहेगी, आपकी कंपनी के पास नहीं रहेगी, ठीक है। ये होता है। हायर परचेस, अंतिम किस्त के भुगतान पर ऑनरशिप हायरर को ट्रांसफ़र हो जाता है। 5 साल बाद कार पूरी तरह से आपकी कंपनी की हो जाती है। रेंट पर क्या होता था, रेंट पर 5 साल कंप्लीट होते थे तो लीज कंपनी उठा के ले जाती थी, लेकिन इसी की जगह आप 10 लाख की कार ईएमआई पर लेते हैं, ठीक। और लगातार 5 साल तक आप क्या करते हैं, इसका ईएमआई पे करते हैं। तो 5 साल बाद आप उसके क्या हो जाएंगे, ऑनरशिप आपको
उस कार की मिल जाएगी, मतलब आप उस कार के क्या हो जाएंगे, मालिक हो जाएंगे। ठीक, यही होता है ऑनरशिप, लीजिंग और हायर परचेज, कि अगर आप रेंट पर लेते हैं तो क्या होगा, ये रेंट पर आपके नाम पर नहीं होगी, अगर आप ईएमआई पर लेते हैं, टाइम टू टाइम ईएमआई पे करते हैं, तो ये आपके नाम हो जाएगी। ठीक है, और देख लेते हैं आगे। टैक्स डिडक्टिबिलिटी, लीजिंग, संपूर्ण लीज रेंटल डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है, पूरा का पूरा लीज रेंट टैक्स बचाने के लिए घटाया जाएगा, रेंट टैक्स बचाने के लिए घटाया जाएगा। मान लीजिए आपने कार रेंट पर ली 25,000 रुपये पर मंथ, ठीक, और आपने 1 साल तक रेंट चुकाया तो हो गए 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। तो लीजिंग कंपनी अपना ये 3 लाख रुपए एक्सपेंस के रूप में दिखाकर अपना क्या बचा सकती है, टैक्स बचा सकती है, अपना क्या बचा सकती है, टैक्स बचा सकती है। ठीक, इससे इसमें क्या होता है कि अगर आपने रेंट पर लिया है तो लीजिंग कंपनी को प्रॉफिट होगा, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हायर परचेस। इंस्टॉलमेंट का केवल इंटरेस्ट कंपोनेंट ही डिडक्टेबल होता है, किस्त में केवल ब्याज वाला हिस्सा टैक्स लाभ देता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 25,000 रुपये आप पे कर रहे हैं, ठीक, 25,000 पे करते हैं तो इसमें से 18,000 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, ठीक, 7,000 रुपये आप इंटरेस्ट पे करते हैं, 7,000 रुपये क्या पे करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो जब आप टैक्स में छूट लेने जाएंगे तो आपको सिर्फ 7,000 के हिसाब से क्या मिलेगा, टैक्स डिस्काउंट मिलेगा, आपको 7,000 के हिसाब से टैक्स डिस्काउंट मिलेगा। 18,000 का प्रिंसिपल अमाउंट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा बेनिफिट किराए पर जो रेंट पर लेते हैं उनको मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, लीजिंग, लीज द्वारा क्लेम नहीं किया जा सकता, कार के घिसने या टैक्स लाभ लीज कंपनी लेगी, लीज कंपनी लेगी। मान लीजिए आपने कार किराए पर लिया, ठीक, कहाँ से लिया, लीज कंपनी से। कार किराए पर लिया किससे, लीज कंपनी से, ठीक। आप इस कार का क्या भर रहे हैं, रेंट भर रहे हैं, ठीक है, 5 साल के लिए, ठीक। अब इसमें क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब ये कार हो जाएगी सेकेंड हैंड, क्या हो जाएगी, सेकेंड हैंड। तो 5 साल बाद जब आप इसका रेंट पे कर चुके होंगे तो ये कंपनी 5 साल बाद सेकेंड हैंड मार्केट में ये कार बेचने जाएगी तो उसको 4 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब आपने रेंट पे किया, ठीक, रेंट तो पे किया 5 साल तक, अब ये वापस चली गई लीज कंपनी के पास, तो उस कार को उसने बेच भी दिया, मतलब उसने रेंट का भी प्रॉफिट उठाया और 4 लाख रुपए का भी प्रॉफिट उठाया, और इसमें से आपको कुछ भी नहीं मिला। मिला क्या, कुछ भी नहीं मिला। तो इसमें प्रॉफिट किसकी है, लीजिंग कंपनी की प्रॉफिट है इसमें, डेप्रिसिएशन में। ठीक है, हायर परचेज, हायर द्वारा क्लेम किया जा सकता है, आप अपनी कंपनी के खाते में कार पर डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। आपने कार ईएमआई पर ली है, ठीक, इसका टाइम टू टाइम आप क्या पे करते हैं, ईएमआई पेड करते हैं, ठीक। 5 ईयर होने के बाद, 5 ईयर होने के बाद जो कार की ऑनरशिप है वो आपकी हो जाती है, ठीक। फिर रूल के हिसाब से 15% के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं, 15% के हिसाब से डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। अब बात करते हैं सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू, अगर आप किराए पर लेते हैं तो लीजी एसेट का सैल्वेज वैल्यू नहीं वसूल सकता, कार पुरानी होने पर उसे बेचने का पैसा आपको नहीं मिलेगा। हायर परचेज में
हायर अंतिम किस्त के बाद एसेट का सेल्वेज वैल्यू वसूल सकता है, पुरानी कार बेचकर आप ही पैसा रख सकते हैं। सेम वैसा ही है। इसमें मान लीजिए आपने कार रेंट पर लिया, ठीक। कार जब रेंट पर लेते हैं और पूरा हो जाता है तो आपको लीज कंपनी को क्या करना पड़ता है, वापस करना पड़ता है। और इसके बेचने पर जो भी प्रॉफिट होता है वो किसको मिलता है, लीज कंपनी को मिलता है। लेकिन हायर परचेस में ऐसा नहीं होता। हायर परचेस में क्या होता है, आप आखिरी ईएमआई पे करिए, आखिरी ईएमआई पे करेंगे, फिर इसके बाद ये इसकी ओनरशिप आपकी हो जाएगी, आप उसे बेचेंगे भी तो उसका पैसा आप खुद रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खुद रख सकते हैं। तो ये होता है सेल्वेज वैल्यू, ठीक है। सो लास्ट में थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।